विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित। आज देवास के नवनिर्वाचित विधायक गायत्री राजे पवार ने ली शपथ। दिवंगत अशोक सिंघल और 2 पूर्व विधायकों को सदन ने दी श्रद्धांजलि। बड़वानी मामले में सीएम शिवराज ने की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही के लिए सिविल सर्जन को किया निलंबित। पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। बोले आंखों की रोशनी नहीं लौट पाना दुखद, सरकार उठाएगी इलाज का खर्च। 4 दिन के दिल्ली दौरे पर सीएम रमन सिंह निजी कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। निवेशकों से भी करेंगे मुलाकात। 10 दिसंबर को वापस लौटेंगे प्रदेश। पिटलावद ब्लास्ट में मुख्य आरोपी राजेंद्र कासवा की मौत। डीएनए रिपोर्ट में खुलासा। झाबुआ एसपी संजय तिवारी ने की पुष्टि। जबलपुर में सांसद के घर का घेराव करने जा रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने भाजी लाठी। कई कार्यकर्ता हुए घायल। 7 सूत्री मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। काली पट्टी बांधकर कर रहे हैं काम। बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी। दुर्ग से छपरा जाने वाली सारनाथ एक्सप्रेस में फांसी में लटका मिला युवक का शव। पुलिस ने सुसाइड केस मानकर शुरू की जांच। टीकमगढ़ में पिटाई से उतरा मनचले के सिर चढ़ा इश्क का नशा। लड़की ने देहात थाने में की जमकर धुनाई। बस्तर पुलिस ने 5000 के इनामी नक्सली को किया गिरफ्तार। सीआरपीएफ के संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर धर दबोचा। कई वारदातों में रहा शामिल। और कोरबा में वन विभाग बनाएगा नगर वन। 2 करोड़ रुपए की लगेगी लागत। जॉगिंग, लैंडस्केप जैसी कई तरह की होंगी सुविधाएं। Program is sponsored by CXCT. यूं तो कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं होता, सजा ने देने की हमारी आदत उन्हें बिगाड़ देती है। वाकई ये सिद्धांत हमारे सड़ चुके सरकारी सिस्टम पर लागू होता है, क्योंकि ये पहला हादसा नहीं है जहां डॉक्टरों की लापरवाही या फिर अमानक और संक्रमित दवाओं ने काल की तरह कहर बरपाया है। लेकिन पुरानी गलती से सीखना शायद सरकारी सिस्टम की आदत में ही नहीं। तभी तो कभी इंदौर में ड्रग ट्रायल का मामला सामने आता है, कभी टारगेट के फिराक में मरीजों की जान से खिलवाड़ का मामला, तो कभी छत्तीसगढ़ जैसा नसबंदी कांड का मामला। लेकिन इन घटनाओं के बाद भी हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की आंखें नहीं खुली। लापरवाही का आलम बदस्तूर जारी है, जबकि इसके पहले भी अमानक दवाइयों का मामला कैग से लेकर विधानसभा तक पहुंच चुका है। हर बार सरकार की ओर से सिस्टम को मजबूत करने के दावे किए गए। हर बार सरकार ने जांच के नाम पर नई समिति बनाई और फिर कुछ सालों बाद ये मामले भी दफ्तरों की धूल खाती फाइलों में हमेशा के लिए दफ्न हो गए। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिनका उठना लाजमी भी है कि क्या सरकार का अपने ही सिस्टम पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है? अगर है तो फिर कैसे सरकारी महकमे में विराजमान महाशयों द्वारा ऐसी अमानक दवाइयों को खपा दिया जाता है और हादसे के बाद भी सरकार को होश आता है? तो अंधेर गर्दी का ऑपरेशन और जिंदगी भर का दर्द। जी हां, बड़वानी में जो कुछ हुआ शायद उसके लिए यही कहना होगा, क्योंकि इस केस में अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिन दवाइयों से आंखों की रोशनी तेज करने का उपचार किया जा रहा था, असल में वो दवाइयां ही संक्रमित होने के कारण उल्टा असर कर गई। इतना ही नहीं, एम्स की टीम भी स्वास्थ्य विभाग की अव्यवस्थाओं की परतें लगातार खोलती जा रही है, जिसके मुताबिक डॉक्टरों पर ऑपरेशन का टारगेट पूरा करने का इस कदर दबाव रहता है कि 15 मिनट में 2-2 मरीजों की सर्जरी हो जाती है। इस दौरान छोटी जगहों पर उपकरणों और ऑपरेशन थिएटर के स्टेरलाइजेशन में चूक होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इस समय डॉक्टरों का ज्यादा ध्यान मरीजों की संख्या पर रहता है। उजाले की उम्मीद में दुखों का अंधेरा।
जी हाँ, ये दर्द भरी दास्तां बड़वानी के उन 44 बदनसीबों की है जो रोशनी पाने की चाहत में आज अंधेरे के मुहाने पर आ खड़े हैं। ये कहानी उस अधूरी उम्मीद की है जो आज कईयों के लिए ताउम्र तकलीफ और तड़प का सबब बन चुकी है। और ये कड़वी हकीकत खलनायक बनी उस बदहाल व्यवस्था की भी है जिसकी बेपरवाही और बेहयाई की टीस काले चश्मे के भीतर बंद पड़ी इन आंखों में भी साफ देखी जा सकती है। और ये वो बदनसीब हैं जिनकी पूरी दुनिया ही आज काली हो गई है। या फिर यूं कहें कि स्वास्थ्य महकमे के सड़ चुके सरकारी तंत्र ने जिन्हें चलती फिरती लाश बना दिया है, क्योंकि बड़वानी में मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बिगड़ने के बाद हर दिन एक नया और चौंकाने वाला खुलासा हो रहा है। हर जांच लापरवाही की एक नई मिसाल लेकर सामने आ रही है और हर रिपोर्ट लापरवाही की पोल परत दर परत खोल रही है, जिसकी पुष्टि दिल्ली से नेत्रकांड की जांच करने आया एम्स का दल भी कर रहा है। एम्स के डॉक्टरों के मुताबिक मोतियाबिंद ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए संक्रमित सॉल्यूशन यानी दवा में फंगस की वजह से मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन हुआ और इतने लोगों की रोशनी चली गई। इतना ही नहीं, डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती 44 में से 40 मरीज अब कभी भी एक आंख से नहीं देख सकेंगे। वहाँ पे जितने ऑपरेशन किए गए हैं उसके लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर था भी कि नहीं था? भाई कितने इंस्ट्रूमेंट सेट हैं वहाँ पे, कितनी लिनन है, और वहाँ पे जो स्टरलाइजेशन मशीन है, हाई स्पीड मशीन, वो काम भी कर रही है कि नहीं कर रही? जो टेल साइंस होते हैं ना किसी भी चीज के, वो टेल साइंस से भी पता लग जाता है। ये घटना बहुत दुखद है। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि उनकी आंख का इलाज में जो भी खर्चा होगा वो खर्च राज्य शासन वहन करेगा। 2-2 लाख रुपए की सहायता भी पीड़ित परिवारों को देने का फैसला किया है। पूरे सूबे को दहला कर रख देने वाले इस मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन A.S. विश्नार और नेत्र चिकित्सक डॉक्टर R.S. फलोद समेत ऑपरेशन में शामिल 6 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिसके बाद सस्पेंड होते ही डॉक्टर फलोद ने विभाग की पोल खोलते हुए खुलासा किया कि अस्पताल के 60 साल पुराने इस ऑपरेशन थिएटर में लंबे अरसे से इन्फेक्शन फैला हुआ था। लेकिन 4 से 5 बार पत्र लिखने के बावजूद सरकार के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। वहीं विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अब पूरे मामले को लेकर मोर्चा खोल दिया है, जिसकी मांगी विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी देख सकोगे। देखिए, हम लोग पिछले अनेक बार से चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठाते रहे हैं, सदन में बोलते रहे हैं, पत्र लिखते रहे हैं, लेकिन सरकार को जनहित से कोई लेना देना नहीं है। और इन्हीं सब चीजों के कारण इन्हें बहुत बड़ी कीमत झाबुआ रतलाम के चुनाव में चुकाना पड़ी। मैं तो धन्यवाद देता हूं रतलाम और झाबुआ के मतदाताओं को, जिन्होंने इस सरकार को होश में लाने का काम किया है और उसके जनादेश के कारण पूरे प्रदेश की जनता को उसका फायदा हुआ है। उधर सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़वानी नेत्रकांड के पीड़ितों का पूरा खर्च उठाने के साथ ही 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान तो कर दिया, लेकिन सवाल भी यही है, क्या मुआवजे का मरहम पीड़ितों की आंखों की रोशनी वापस ला पाएगा? क्या इस आंख तोड़ कांड के दोषी सिर्फ सर्जन और डॉक्टर ही है, या फिर खुद संक्रमित हो चुका स्वास्थ्य विभाग का सिस्टम? क्या स्वास्थ्य महकमे में ऊपर से लेकर नीचे तक बैठे हर वो अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं जिन्होंने इन अमानक दवाओं को भी खपाने की इजाजत दे दी? या फिर दोष सूबे की सड़ चुकी उस लचर व्यवस्था का है जो लापरवाही से हुए हर हादसे के बाद भी देती है तो सिर्फ बाबा आदम के जमाने से चले आ रहे जांच और कार्रवाई के जुमले? इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है कि इतने बड़े हादसे की आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शर्मा के साथ मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस। तो जब बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था दे जाए जिंदगी भर का जख्म, तकलीफ दूर करने के लिए दी गई दवा बढ़ाने लगे दर्द और मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही
दे जाए अंधेरापन का मर्ज, तो सवाल उठते हैं। क्या मुआवजे का मरहम बड़वानी के पीड़ितों के भर पाएगा जख्म? कब तक बदहाल व्यवस्था का शिकार होता रहेगा स्वास्थ्य महकमा? नकली दवा के सप्लायर्स पर आखिर कब कसेगी नकेल? तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, संवाद प्रमुख हैं बीजेपी के। वाजपेयी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं मनोज अग्रवाल, विधायक कांग्रेस। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश सिरोठिया, वरिष्ठ पत्रकार, विशेष टिप्पणी के हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं डॉक्टर माधव हसानी, महासचिव शासकीय चिकित्सा संघ के हैं। हसानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हसानी जी आपसे ही कर रहा हूं, जो भी कार्रवाई की है सरकार ने, जो वहां के सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया है, जो भी घटना हुई है, उसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सबसे पहले आप सभी का स्वागत। बताना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति ने 20,000 ऑपरेशन किए हैं, जो 25 वर्षों से ऐसे आदिवासी क्षेत्र में सेवाएं दे रहा है, जिसने अपने पूरे जीवन को आदिवासी क्षेत्र में होम कर दिया, उसको जो पुरस्कृत किया गया है, इसकी मैं कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। और ये केवल अपनी आंखों पे पर्दा डालने के अलावा कुछ भी नहीं है। और ये मैं इस स्पष्टवादिता के साथ इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि कल मैंने एम्स की टीम के साथ में था इंदौर में, और टीम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक की कोई गलती नहीं है। उसके अनुभव को देखते हुए उसने जो भी ऑपरेशन करे हैं वो निर्धारित प्रक्रिया के तहत करे। तो आप किसकी गलती मानते हैं? जो 44 लोगों की रोशनी चली गई, आखिर उसकी वजह क्या है? त्रिपाठी जी, ये जांच का विषय है। जब स्पष्ट तौर पर ये सामने आ गया है कि जो सप्लाई थी, जो भी सप्लाई चेन थी, उसमें कुछ चीजें इन्फेक्टेड हैं और उनके नमूने भेजे गए हैं। जब तक नमूने आ नहीं जाते उस बारे में कोई भी मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहना चाहूंगा कि चिकित्सक और चिकित्सकीय स्टाफ, उसके सहयोगी स्टाफ को किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करना बिल्कुल इस प्रकरण में गलत है। बिल्कुल हसानी जी, हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी। वाजपेयी साहब, हसानी जी कह रहे हैं कि चिकित्सक की कोई गलती नहीं, बिल्कुल सही है। तो फिर मामला वही आ जाता है कि दवाइयों की जो सप्लाई हुई है, निश्चित तौर पे अगर सही दवाई होती तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अगर दवाइयाँ गलत सप्लाई हुई हैं तो उसकी वजह है फिर से भ्रष्टाचार। देखिए, मुझे लगता है डॉक्टर माधव जिस बात को कह रहे हैं वो उनका, चूंकि वो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मुझे लगता है नैतिक आधार पर ज़्यादा कह रहे हैं। क्योंकि वो कहते कहते भी इस बात को कह रहे हैं कि अभी सैंपल भेजे गए हैं और जांच की रिपोर्ट नहीं आई, और जांच की रिपोर्ट आने के पहले कुछ कह देना उचित नहीं होगा। ये वो खुद इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि जांच की रिपोर्ट आने के पहले यह भी कह देना कि चिकित्सक जिम्मेदार नहीं है, मुझे लगता है अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। इसको वो स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि उनको आप क्लीन चिट भी नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी ऑपरेशन, 30,000 ऑपरेशन किए हों, 3 लाख ऑपरेशन किए हों, डॉक्टर माधव इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑपरेटिंग टीम का मुखिया जो होता है वो सर्जन होता है। तो चाहे नर्सेज हो, कंपाउंडर हो, पैरामेडिक हो, वार्ड की व्यवस्था हो, दवाइयों की व्यवस्था हो, उस सब का निरीक्षण प्रोटोकॉल जो होता है सर्जरी के पहले जो किया जाता है, उसका मुखिया भी सर्जन ही होता है। तो प्राइमा फेसी जब भी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो बात सर्जन पर आती है। हाँ, ये बात सही है कि यह बात आगे चलकर यदि अन्वेषण में यह साबित होती है कि वो एनेस्थेटिक्स की वजह से या सप्लाई चेन जिसकी वो बात करते हैं, उसकी निश्चितता जब साबित होती है कि इन वजहों से हुई होगी, तो उसको बहाली भी की जाती है। तो मैं नहीं समझता कि उसको इतने संवेदनपूर्ण तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि टीम लीडर होने के नाते, किसी भी कैंप के टीम लीडर होने के नाते प्रथम दृष्टया जो जिम्मेदारी होती है उसके अनुसार सरकार काम करती है। जो टीम लीडर होगा, जो दवाई सप्लाई हुई है, जो उसके आंख में डालनी है, क्या उसका सैंपल वो टीम लीडर लेगा क्या? ये इसके सबके प्रोटोकॉल हैं त्रिपाठी जी, और जिसमें आपने जो बताया ये भी चीजें शामिल हैं कि जो भी बैच आता है उसकी दवाइयों के सैंपल लिए जाते हैं। हर बैच की खोलने के पहले, सप्लाई चेन खोलने के पहले उस दवा का सैंपल निश्चित जांचों से गुजरता है, जिसके सर्टिफिकेट उसके पास हैं ऑलरेडी, उसमें दिया जाता है। वो दिया गया या नहीं दिया गया, तो स्टोर परचेज के पूरे एक रूल्स है, रूल बुक है, जिसमें ये सारी चीजें तकनीकी रूप से उपलब्ध हैं।
मुझे भी नहीं पता है अभी की डिस्क्रिपेंसी क्या हुई है, पर प्रथम दृष्टया जैसा दिखाई देता है कि इन्फेक्शन की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। तो वो इन्फेक्शन जो है वो मेडिकल निगलेक्ट के तहत है और कितना है और उसका सोर्स क्या है, इसमें आने में समय लगेगा। लेकिन टीम लीडर की एक जिम्मेदारी को मानते हुए, क्योंकि यह सब ना हो इसकी जिम्मेदारी भी टीम लीडर की होती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन डॉक्टर साहब ने ही कोई गलती करी है ऐसा मान लिया जाए, लेकिन हाँ, एक सरकार का काम करने का तरीका होता है और टीम लीडर को जिम्मेदारी लेनी होती है। इस जिम्मेदारी के तहत यह एक प्रोटोकॉल शासकीय प्रक्रिया के तहत कार्य हुआ है, तो इसको बहुत प्रतिष्ठा से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। हसानी जी को बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं तो उनको मैं क्या बोलूंगा, पर सरकार की संवेदनाएं हमेशा पीड़ित पक्ष के साथ होती हैं और हम सब जानते हैं कि आंखों का खो जाना ये एक बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर घटना होती है। बेहतर होता है कि हम इन घटनाओं के होने से पहले अपने चिकित्सकीय दायित्वों को और गंभीरता से लें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम रूटीनली कैंप करते हैं तो कहीं ना कहीं रूटीनली जब हम किसी काम को करते हैं तो संवेदनाएं कम होती हैं, और चूंकि उस काम की हमारी प्रैक्टिस होती है, हमारी कमांड होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो स्वाभाविक है कि वो पक्ष आता ही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा इस परिस्थिति में कि इसको बहुत प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और जांच होने दीजिए। जांच में जो चीज़ें सामने आई होंगी उसके हिसाब से ही आगे कार्रवाई होंगी, तथ्यों के आधार पर ही सरकार या जो आगे प्रोसीडिंग्स होती है इंक्वायरी की वो चलती हैं। निलंबन प्रथम दृष्टया ये मान के चलना चाहिए कि ये प्रशासनिक निर्णय है। टीम लीडर के नाते वहाँ पर जो लोग जिम्मेदार थे उस कैंप को करने के लिए स्वाभाविक है, या प्रथम दृष्टया जो प्रतीत होता है वहाँ अधिकारियों को, वो अधिकारियों का भी अधिकार है जिनकी रिपोर्ट के आधार पर डायरेक्टरेट ये निर्णय लेता है, ये कोई राजनीतिक निर्णय नहीं हुआ करता है। तो मुझे लगता है ये स्वाभाविक एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की प्रक्रिया है। बिल्कुल हितेश जी, हम आएंगे कि प्रक्रिया तो है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो जाए, सारी बातें हो जाएं, दवाई गलत है लेकिन कुल मिला के व्यवस्था तो सरकार की होती है। 44 लोगों की रोशनी चली गई है। आपके बिंदु सब जांच के बिंदु हैं। मनोज जी से उत्तर ले। मनोज जी, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं पूरी तरह से इससे असहमत हूँ। ये तो बड़ा औपचारिक सफाई है इस विषय पे कि विभागीय उनके ऊपर किया जा रहा है। एक सर्जन के ऊपर पूरा का पूरा इस भ्रष्ट तंत्र का जो आज ये दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम मिला है हमको, उसका पूरा एक सर्जन के ऊपर डाल देना। उसको निलंबन से 40 लोगों की जो आंख गई है उसको कौन देगा वापस? ये पूरा का पूरा ये उदाहरण है कि किस तरह से पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार का घून लग चुका है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बात सत्य है। तो किसको जिम्मेदारी? नहीं, हम जिम्मेदारी मैं बता जिम्मेदारी नहीं, मनोज जी, अगर आपकी सरकार होती और ये सब होता तो किसको जिम्मेदार मानते? पकड़ किसने दवाई सप्लाई, क्यों वहां पर वहां का जो डीएचओ है या वहां का जो सिविल सर्जन है या जो हेल्थ मिनिस्टर साहब है, जिनको नैतिक जवाबदारी लेनी चाहिए कि क्यों वहां पर 60 साल पुराना ऑपरेशन थिएटर चल रहा था और क्यों वहां पर ऑपरेशन किए गए। मतलब मानव का मूल्य क्या है? आंख का मूल्य 2 लाख रुपए है सिर्फ। वो जिंदगी भर के लिए अंधे हो गए, उनका हम 2 लाख। मुख्यमंत्री देखिए डॉक्टर साहब, मेरे बैक बाय आई विल नॉट इंटरप्ट, मैं आपको नहीं बोलना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सभी लोग बोलते हैं संवेदनशील है। नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मेरी बात सुनिए आप पहले। भाई मैं आपको मनोज जी डॉक्टर साहब की बात सुन लें, फिर आपसे लेंगे उत्तर, अभी बहुत समय है। डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? त्रिपाठी जी, विधानसभा में वो अच्छा लगता है। मेडिकल कॉलेज यहाँ का 50 साल पुराना है, तो क्या आप ऑपरेशन थिएटर बंद कर देंगे? तो कितने वर्ष पुराना ऑपरेशन थिएटर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई, तो वहाँ की रिपोर्ट तो आने दीजिए कि वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन था कि नहीं था। ये तो बहलाने की बात है। अरे ये बहलाने की बात बिल्कुल बोल रहा हूँ, डॉक्टर बोल रहा है। 30,000 ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर ये बोलता है। अब उसके ऊपर ये दबाव है कि तुमको जांच की रिपोर्ट करेगी कि आप करेंगे? ये जांच की रिपोर्ट करेगी। आप कानून का राज चाहते हैं या आपकी इच्छा से चलाएं? नहीं, कानून का राज चाहते हैं, बिल्कुल कानून का राज चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि जनता पूरा देश बोलता है, जो प्रदेश बोलता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह जी संवेदनशील व्यक्ति हैं, संवेदनशील शासक। मैं ये कहता हूं कि लेकिन जो एक्शन है, आज सबसे पहले डॉक्टर को आप पकड़ रहे हैं, डॉक्टर के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, तो आप उस सप्लाई चेन को भी चेक कीजिए कि फंगस उसके बॉटल के अंदर नहीं, उसके अंदर कैसे है? नहीं, उसके अंदर कैसे आया? वह भाई बाहर से आया वो तो नहीं, फंगस था उसके अंदर। रिपोर्ट बोल रही है कि कांग्रेस तय करेगी? नहीं, रिपोर्ट्स बोल रही है। अभी अखबार की रिपोर्ट बोल रही है कि उसके फंगस था।
बॉटल के अंदर फंगस, आई वॉज इन्फेक्टेड, आई वॉश जो डाला वो इन्फेक्टेड था। अब उस डॉक्टर की आप गर्दन पकड़िए, मैं डॉक्टर को दोषी है या नहीं है मैं नहीं मानता। करिए तो विधानसभा जैसा हल कर रहे हैं। जी जी जी, जांच की रिपोर्ट कहाँ है आप बताइए। जांच की रिपोर्ट से क्या मतलब? अच्छा, उससे कोई मतलब नहीं आपको। सप्लायर्स को उनको पकड़िए ना, जैसे छत्तीसगढ़ में नसबंदी कांड में आखिरी में चौथे 5वें दिन उसके ऊपर एक्शन ले गया, क्योंकि ये 60 गांठ है, ये 60 गांठ है पूरे। मनोज जी हम आपके पास फिर आएंगे। हम आपके पास आपसे भी जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का जब शासनकाल था तब कितनी बार, जैसे आपने कहा कि रिपेयर होना चाहिए ऑपरेशन थिएटर। चलिए मैं मनोज जी के पास फिर से आता हूं। इस समय चूंकि जो बहस हुई है, पूरा मुद्दा हुआ है, इसमें वक्त हो चला एक विशेष टिप्पणी लेने का। राजेश जी आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे? देखिए, ये पूरा मामला इस बात को तो साबित करता है कि सरकारी अस्पतालों में जो आम आदमियों का इलाज जो है वो भीड़ों की तरह किया जा रहा है। यानी जो सरकारी अस्पताल में जाने वाले व्यक्ति को एक कैटल क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है जी। जब वो डॉक्टर साहब आज सस्पेंशन के बाद ये बात कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन थिएटर बरसों से स्टेरलाइज नहीं था जी, तो उन्होंने टीम मुखिया के नाते सरकारी साहब ने कहा भेड़ों की तरह ये भाजपा शासनकाल में है कि सब में? नहीं, ये रघुकुल रीत सदा चली आई चल रही है, शुरू से चल रहा। बीजेपी के समय तो सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ, ऐसा नहीं है कि सुधार हुआ है, लेकिन उतना नहीं हुआ जितना कि होना चाहिए। पर मैं एक बात कह रहा हूँ कि वो डॉक्टर जो आज सस्पेंशन के बाद जब ये बात कह रहे हैं कि वो स्टेरलाइज नहीं था और बरसों से हम रिपोर्ट भेज रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की कि अनस्टेरलाइज और इन्फेक्टेड ऑपरेशन थिएटर में आपने क्यों ऑपरेशन किया? आपको करना ही नहीं चाहिए था। आप क्यों किसी की आंख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नंबर एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी ऑपरेशन होता है तो संक्रमण का डर होता है, इन्फेक्शन ना, तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो दवा यूज की गई है वो दवा कारगर साबित नहीं हुई है। ये बात तो बहुत प्रीलिमिनरी दिख रही है। तो इसमें डॉक्टर भी उतना ही जिम्मेदार वहां नजर आ रहे हैं, टीम मुखिया के नाते। जैसा हितेश जी ने कहा, उनको रोकना चाहिए था, उनको नहीं करना चाहिए था। क्योंकि आप सोचिए, दूसरी चीज ये है कि जो तंत्र की बात है, जो सप्लाई, दवा की सप्लाई है, वो सारी चीजें जांच में आएंगी। लेकिन एक बात सही है कि सरकारी अस्पतालों में जो दवाओं की सप्लाई हो रही है जेनेरिक दवाओं के नाम पर, उनमें बहुत घटियापन की वो है। और दवा व्यापार का जो एक कारोबार है, गोरखधंधा, एक बहुत बड़ा मकड़जाल है। और इसने पूरी व्यवस्था को, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को, तंत्र में तहस नहस कर रखा है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये बातें बिल्कुल साफ चल रही हैं, और पहले से चल रही हैं और अभी भी चल रही हैं। ये सप्लाई, परचेजिंग, कमीशन खोरी, ये सब चीज़ों में क्वालिटी कहीं दूर रह जाती है। आप कभी भी किसी सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो अगर कोई आपका परिचित डॉक्टर होता तो वो धीरे से ही सलाह देता है कि बाजार से दवाई खरीद लेना है, सरकारी अस्पताल की दवाओं को यूज़ नहीं करना। तो ये यहाँ पर निश्चित रूप से सारी चीज़ों की गड़बड़ियाँ तो दिख ही रही हैं। पर हम एक और बात कहते हैं कि अगर हम हाथ सर्दी, क्या होता, गलती हर जगह होती है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर भगवान है। मैं एक मिनट बात राजेश जी, आपके सागर से दर्शक हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। पप्पू जी आपका स्वागत है, सवाल करें। सर, सबसे पहले तो सर आपके न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, मैं भी आपका धन्यवाद देता हूं। जी सर, जैसे सर प्रदेश के मुखिया ने बोला है कि 2 लाख रुपए मुआवजा दे दिया है जी, तो 40 लोगों का मुआवजा दे दिया सर, लेकिन पूरे प्रदेश में इतनी गंभीर स्थिति चल रही है, डॉक्टरों के सामने जैसे सरकार घुटना टेक हो गई हो जी। तो क्या सर शिवराज सिंह जी से मेरा व्यक्तिगत वो है कि अगर जैसे उनने 2 लाख बोला, 2 लाख सर, अगर उनकी आगे अगर चली जाए तो वो कितने लाख में संतुष्ट हो जाएंगे? चलिए, ये आपका अलग दूसरी तरह का सवाल है, लेकिन बिल्कुल सही है कि जो व्यवस्था है स्वास्थ्य की, हम हितेश जी से जानना चाहेंगे। लेकिन राजेश जी आप अपना सेंटेंस पूरा कर लें। हाँ, मैं असल में एक पप्पू जी की बात को एक बात कह दूं कि देखिए, एक बहुत अच्छी चीज है कि मोतियाबिंद की दोनों आंखों का एक साथ ऑपरेशन नहीं होता है। नहीं तो ये लोग जो है बेचारे जिंदगी भर के लिए अंधे हो जाते हैं। कम से कम एक आंख का होता है तो अभी उनकी एक ही आंख गई है, देखने के लिए उनको व्यवस्था है 40 की। ये मतलब ये जो मेडिकल के जो टर्म्स होते हैं कि एक साथ ऑपरेशन नहीं करना, ये उसके कारण से वो चीज़ है। दूसरी चीज में जो कह रहा था कि अपन गलती सबसे होती है, ऐसा नहीं, देखिए मानवीय गलतियां होती हैं, पर मैं ये कहता हूँ कि गलती में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और पुनरावृत्ति जब होती है तब ये लगता है कि तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं नाकाम है। दिसंबर 2010 में इंदौर में 18 लोगों की आंखें गई थी, दिसंबर 2000,
और वहाँ तत्कालीन स्वास्थ्य आयुक्त, मुझे याद है जहाँ तक कंसोटिया, जैन कंसोटिया ने FIR करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 5 साल हो गए हैं, आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और कोई एक्शन नहीं हुआ। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो सब चीजें जब टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगता है, और वो बेचारा जो गरीब जो है विवश, जिसको कहीं साधन सुविधा नहीं है, वो खुद अपने गरीबी तंगहाली के कारण खुद ही इन्फेक्टेड है 10 तरह की बीमारियों से, और वो खुद भी इन्फेक्शन लेके आ रहा है और उसको फिर एक इन्फेक्टेड ऑपरेशन थिएटर में कराएंगे, तो जाहिर है कि वो एक प्रयोगशाला वाला चीज। एक ही बार में आप पूरी बात में फिर से आपके पास आऊंगा, लेकिन क्योंकि आपने कई सवाल उठाए हैं तो हितेश जी भी जानेंगे। अब माधव जी के पास भी चलते हैं, हमारे एक और दर्शक हैं अनूपपुर से, मुन्ना जी आपका स्वागत है, सवाल करें। श्रीमान जी नमस्कार। पहले बात आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जी। आपके स्वराज एक्सप्रेस के कारण ग्राम चौटार में अभी 2-3 दिनों पहले ही 2 महिला एक व्यक्ति का मौत हो गया था जी। स्वराज एक्सप्रेस की खबर के कारण पूरा जिला प्रशासन जो है सक्रिय हुआ और तुरंत वहाँ स्वास्थ्य शिविर लग गई सर। चलिए धन्यवाद, कम से कम स्वराज एक्सप्रेस से आपके अनूपपुर में ये तो फायदा हुआ, लेकिन आपका सवाल क्या है? सवाल ये है सर, एक सप्ताह के अंदर वहाँ करीब 6 लोग मरे थे। स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था जो है वहीं भर नहीं, पूरे प्रदेश में मैं जो जानता हूँ, मेरी जो जानकारी में है, आप जैसलमेर अनूपपुर में देख लीजिए, इतनी लचर व्यवस्था है श्रीमान जी, जो वहाँ की दवाइयाँ हैं कोई असरकारक नहीं है। आपके यहाँ के अनूपपुर के विधायक मनोज जी हमारे साथ हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। विधायक जी नमस्कार, मैं आपसे मेरा निवेदन है कि अनूपपुर जिला हॉस्पिटल और जयतहरी और कोतमा हॉस्पिटल जो शासकीय अस्पताल है सर जी, इनका भी मुद्दा विधानसभा में उठाने का कष्ट करें श्रीमान जी। नहीं, मैं इस विषय में आयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं से कम 10 बार मुलाकात कर चुका हूँ। उनका कहना है कि विधानसभा में उठाएं, और विधानसभा में उठाए। 5 तारीख के सत्र में मैंने बोला है कि हमारे जिले की इतनी बड़ी बदहाली है जी कि डॉक्टर छोड़ दीजिए, वो कॉलेज में लेक्चर, मतलब कॉलेज खुल गया, एक भी लेक्चरर नहीं है, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार नहीं है, पटवारी नहीं है। मैं 5 तारीख के जो विशेष सत्र आया था उसमें सब उठा चुका हूं और लगातार लगा हुआ हूं, हाथ जोड़ के स्वास्थ्य आयुक्त महोदय से कई बार बोल चुका हूं कि हमको डॉक्टर दीजिए। NRHM से जो सुविधा हमारे अस्पतालों को मिल सकती है, नेशनल रूरल राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से, उससे जोड़िए, क्योंकि वहां पर ऐसी हालत है कि जैसे पुराने मध्य प्रदेश में बस्तर में लोग नहीं जाना चाहते थे, उस तरह अधिकारी करीब उस तरह के अनूपपुर जिले बन गया है। बहुत तो ऐसा जाना क्यों नहीं जाना चाह रहे हैं अनूपपुर में? क्या पता नहीं क्यों नहीं। मैं जब ऐसी व्यवस्था हो गई है, मैंने जब उच्च अधिकारियों से बात की तो उनसे बोला साहब कि वहाँ भेजिए, अधिकारी नहीं है। योजना विभाग का अधिकारी चला जाता है तो 8 महीने से योजना विभाग खाली है। जब उनसे बोलता हूँ तो बोलते हैं साहब हम नोटशीट बनाते हैं और वो किसी न किसी मंत्री से उसको कैंसिल करा लेते हैं। अब आप ये बताइए कि इसमें अफसर तंत्र हावी है कि... चलिए मनोज जी, अनूपपुर तक सीमित रह जाएगा हमारा मुद्दा, पूरे प्रदेश छत्तीसगढ़ है, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है रीवा से, अरविंद जी संक्षेप में सवाल करें। जी, मेरा सवाल डॉक्टर हसानी जी से है। जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि दवा मिलावटी थी, बलवानी कांड को लेकर है जी, तो ये दवा मिलावटी थी तो इसका असर सिर्फ 43 मरीजों पर ही क्यों हुआ रिएक्शन? जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक और दर्शक हैं दमोह से हमारे साथ, प्रदीप जी स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, चिकित्सीय कैंपों में जो हादसे होते हैं उसमें बाद में 3 वजह समझ में आती हैं, या तो यहाँ डॉक्टरों की लापरवाही, कमी या नासमझी होती है, या दूसरे नंबर पर कैंपों में सुविधा या मरीजों की लापरवाही होती है, तो तीसरे नंबर पर ये होता है कि दवाइयाँ अमानत या एक्सपायरी डेट की होती हैं। इसकी वजह से कई लोगों को भुगतना पड़ता है। यहाँ प्रशासन, और मेरा प्रश्न है कि यहाँ प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इससे जुड़े लोगों की जिम्मेदारी पहले से तय की जाए, समय से पहले बहुत तैयारी की जाए? जी, हम हितेश जी हैं हमारे साथ, हम उनसे उत्तर ले लेंगे, लेकिन एक दर्शक ने सवाल किया है हसानी जी, हमारे डॉक्टर हितेश जी ने भी कहा है कि अभी जांच चल रही है, प्रथम दृष्टया जो हेड होता है ऑपरेशन कैंप का वो दोषी माना जाता है। दूसरा, एक दर्शक ने सवाल किया है कि 80 लोगों का ऑपरेशन अगर हुआ है तो अगर वो मिलावटी दवाई थी तो सिर्फ 43 लोगों पर ही क्यों असर हुआ, यानी कहीं ना कहीं ऑपरेशन में भी गड़बड़ी हुई है। मैं बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, अरविंद जी का सवाल, ये ऑपरेशन लगभग 1 हफ्ता से 8 दिन चले हैं
पहले 3 दिन के मरीजों को कुछ नहीं हुआ है, आखिरी के 2 दिन के मरीजों को कुछ नहीं हुआ है, और ये बीच के मरीज हैं जिनके साथ ये समस्या हुई है। तो निश्चित तौर पे इससे ये तो माना ही जा सकता है कि ऑपरेशन थिएटर में यदि लगातार वो इन्फेक्टेड रहता तो आगे और पीछे के मरीजों में भी तकलीफें होना थी। जहाँ तक दवाइयों का है, दवाइयों के अलग अलग बैचेस होते हैं, और यदि कोई ऐसा बैच बीच में रोगियों को इन्फेक्टेड बैच मिल गया होगा तो इस चीज़ की पूरी संभावना है कि बीच के रोगियों को नुकसान हुआ है। और हितेश जी का ये कहना है, टीम लीडर का, हितेश जी स्वयं भी चिकित्सक हैं, उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रत्येक जिले पे एक अंधत्व निवारण समिति होती है और उस समिति का हेड जिला कलेक्टर होता है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूँगा, जिलों के जो हेड हैं वो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं और अल्टीमेटली जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की होती है, जो कि हम सभी के हेड हैं। वर्तमान में जो स्थितियां चल रही हैं पिछले कुछ वर्षों से, पिछले लगभग 3.5-4 वर्षों से, जिस छोटी छोटी बातों पे चिकित्सकों का और कर्मचारियों का निलंबन किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि विभाग में, कर्मचारियों में और चिकित्सकों में जो आक्रोश है वो आपको आगे न पीछे देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है और हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो 3 वर्ष के लिए विभाग में आते हैं और उसके बाद दूसरे विभागों में चले जाते हैं। मतलब आपका कहना है कि टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होने चाहिए, निर्धारक बनाया जाए। बिल्कुल, यदि आप हम लोगों से काम लेना चाहते हो, टेक्नोक्रेट से, और हम लोगों से आप ये अपेक्षा करते हैं कि हम लोग लंबे समय की नीतियां बनाएं और उसको क्रियान्वित करें, तो या तो फिर हम ब्यूरोक्रेट भी देना चाहते हैं तो एक इतने समय, पर्याप्त समय के लिए दीजिए कि वो विभाग में यदि कोई योजना लाता है तो उसका पूरा क्रियान्वयन वो कर सके। यहाँ 3-3 वर्षों में, और कभी तो और भी जल्दी, हमारे अधिकारी परिवर्तित होते हैं और हर अधिकारी अपने हिसाब से स्कीमें लेके आता है जो जिले से लगा के ग्राम स्तर तक की होती हैं, और उनका हश्र क्या होता है आप सब देख सकते हैं कि आज एक जिला अस्पताल में चिल्ला-शोट मच रही है कि 60 वर्ष पुराना ऑपरेशन थिएटर है जिसका रिनोवेशन नहीं किया जा सका, और अल्टीमेटली उसके कारण एक चिकित्सक को अपनी पूरी चिकित्सकीय अनुभव के कारण जो उसने प्राप्त किया था उस आदिवासी इलाके में रह के, वो सब कुछ उसका धो डाला गया एक छोटे से निर्णय के कारण। जी हसानी जी, बिल्कुल हम हितेश जी बिल्कुल जवाब देना चाह रहे हैं। हितेश जी, 2 और दर्शक हैं, उनके सवाल ले लेते हैं, फिर हम आपके पास आते हैं। 2 दर्शकों के सवाल ले लें। हितेश जी, आपसे ही सीधे, भोपाल से ही संदीप जी हैं। संदीप जी, अपना सवाल करें संक्षेप में। साहब, ये हमारा कहना ये है जी कि आपके यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन में जो डॉक्टरों की आप बताते हैं कि कमियां हैं, कमियां नहीं है, उनको एक सम्मानजनक यदि वेतन दिया जाए, एक उनको नियमित वेतन दिया जाए, उनको नियमित पद पे रखा जाए तो जरूर आना चाहेंगे। चलिए संदीप जी, आपका आ गया। चूंकि सिलवानी से हमारे साथ एक और है दर्शक, राघवेंद्र जी। राघवेंद्र, संक्षेप में सवाल करें। मैं आदरणीय राजेश सिरोठिया जी से पूछना चाहता हूँ जी कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की संवेदना पे क्या सच किया जा सकता है, जैसा कि माननीय अग्रवाल जी कह रहे हैं। चलिए, आपका राजेश जी ये सवाल याद रखिएगा, राघवेंद्र जी का हम आपके पास आएंगे। लेकिन हितेश जी, आपसे कई दर्शकों ने भी सवाल किए हैं, हसानी जी ने बहुत उठाया है। गैर राजनीतिक बातें कहना चाहता हूँ। देखिए, चिकित्सकों का जो काम है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ अपने इस वक्तव्य के दौरान, ना ही कोई आरोप अधिरोपित करना चाहता हूँ पॉलिटिकल चार्जेस से हटके बात कर रहा हूँ जी। इस प्रदेश में हसानी जी ने तो पॉलिटिकल, मैं बहुत गंभीर 2-3 बातें कह रहा हूँ जी। इस प्रदेश में सभी मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय में ऑपरेशन थिएटर चलते हैं त्रिपाठी जी, रोज काम हो रहा है और सैकड़ों हजारों ऑपरेशन रूटीनली भी होते हैं, चाहे मोतियाबिंद के भी लें तो रूटीनली हो रहे हैं। एक बैच में 40 सैंपल नहीं होते हैं, हजारों का बैच हुआ करता है, उसकी भी रिपोर्ट्स होती हैं। जैसे मुझे यदि टीम लीडर की तहत बोलेंगे कि मुझे अनूपपुर में जाके कैंप लगाना है, ये 80 हमने चिन्हित किए हैं मोतियाबिंद के मरीज जिनका करना है, इसका प्रोटोकॉल है, वो कलेक्टर को नहीं करना है। कैंप प्रभारी के नाते मुझे जाना है, मुझे ऑपरेशन थिएटर इंस्पेक्ट करना है, मुझे अपनी टीम इंस्पेक्ट करनी है, ऑटोक्लेव ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, मशीन ठीक है कि नहीं ये मुझे देखना है, एनेस्थीसिया की मशीन ठीक है, सेटअप है कि नहीं मुझे देखना है, दवाइयों की रिपोर्ट्स होती हैं,
जितने इंजेक्टेबल होती हैं उनकी बेसिक रिपोर्ट्स, उनके फॉर्मेट्स हैं, मैं फिर आपको बता दूं, बहुत टेक्निकल है, तो वो उपलब्ध है कि नहीं है। डॉक्टर साहब उन्होंने कहा कि पहले के दिन, बाद के दिनों के जो ऑपरेशन हुए उनमें मैं कह रहा हूं त्रिपाठी, बीच में मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं पर भी जो त्रुटि हुई है रूटीनली, कहीं त्रुटि तो हुई है, ये तो आप सब मानेंगे, और जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि नहीं, हम लोग तो मान रहे हैं डॉक्टर साहब, आपको मानना है? नहीं, मैं तो खुद बोल रहा हूं इस बात को, और यही कारण है कि जो कैंप के प्रभारी हैं उनको निलंबित किया जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और उसके बाद फिर जांच की जाती है, क्योंकि एक प्रभारी, उसके पास ये सारे बिंदु होते हैं जिसके तहत उसको कार्रवाई करनी होती है, जिसमें कैंप की रिपोर्ट्स होती हैं। उन प्रभारी चिकित्सक महोदय द्वारा, डॉक्टर माधव जी, मैं आप लोगों से सबसे निवेदन करता हूं, एक भी रिसेंटमेंट का नोट भेजा गया क्या कि हम ये ऑपरेशन 80 इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इस बैच की, इस दवा की मेरे पास कल्चर सेंसिटिविटी रिपोर्ट नहीं है? क्या ऐसा कहा गया? क्या उन प्रभारी महोदय द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर मुझे पहले मैं ओटी का इन्फेक्शन लेवल देखूंगा, मुझे आप पेट्री डिश ला के दीजिए, उसका सामान ला के दीजिए, उसकी कल्चर रिपोर्ट देखूंगा ओटी की? यदि आप आएंगे, जिलों पे काम करेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक डॉक्टर के ऊपर कितने लोग रहते हैं, कितनों लोगों का दबाव रहता है उसके ऊपर। माधव जी, एक्सक्यूज नहीं हुआ करता। मेरा ये कहना है, यदि कोई भी चिकित्सक प्रोटोकॉल के तहत काम करेगा और यदि उस दबाव में आकर प्रोटोकॉल को छोड़ता है, तो 30,000 ऑपरेशन अच्छी बात है, अच्छे हो गए, लेकिन यदि 30 लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है और एक के साथ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है। चिकित्सकों के लिए मरीजों की संख्या भी निर्धारित की गई है कि इतनी ओपीडी देखना है, इतनी नई देखना है, इतनी पुरानी देखना है। क्या रिफ्यूज किया गया उनके द्वारा? माधव जी, जनरल बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रदेश के चिकित्सक अपनी रिपोर्टिंग करते हैं उस चीज को। माधव जी, मेरा बहुत स्पेसिफिक घटना पर सवाल है। क्या कैंप प्रभारी ने, क्या कैंप प्रभारी ने, क्या कैंप प्रभारी ने, आसानी से समझा सकता हूं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या कैंप प्रभारी का एक भी आप रिफ्यूजल नोट मुझे दिखा सकते हैं कि उन्होंने कहा ये घटना हो सकती है, मैं नहीं करूंगा, और फिर जबरदस्ती उनसे करवाया गया हो? बताइए आप। तो डॉक्टर्स क्यों बचते हैं इस बात से, क्यों ओढ़ लेते हैं इस बात को अपने ऊपर कि हाँ मैं सब कर दूंगा? बोल रहा हूं आपसे कि आप जिलों पे जो लोग कार्यरत हैं, जो वो यही कारण है कि काम करने के बाद भी निलंबित होते हैं, इसलिए बिना काम करे तो उनका क्या होने वाला है उनको अच्छे से मालूम है। मेरे को लगता है इस बात का कोई तार्किक आधार नहीं होता माधव साहब, मैंने भी काम किया है, हम लोग रिटर्न नोट बना के देते थे। दो डॉक्टरों के बीच में होने लगा बहुत सारे। नहीं त्रिपाठी, मैं केवल इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि कैंप का प्रभारी कैंटोनमेंट के प्रभारी की तरह होता है, उसके क्षेत्र में यदि कोई भी घटना होती है तो उसने अपने सुपीरियर्स को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया, इसके आधार पर तय होगा उसने कितने प्रिकॉशंस लिए। दुर्घटनाएं होती है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिर बता रहा हूं, मैं किसी को कल्प्रिट नहीं कह रहा हूं फिलहाल, वो पता लगेगा जांच में क्या चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन यूनिट प्रभारी होने के नाते, उस कैंप का प्रभारी होने के नाते प्राथमिक जिम्मेदारी तो मुझे लेनी होगी, मैं उससे नहीं बच सकता है। अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं, अलग नहीं हुआ करते। हसानी जी के पास भी चलेंगे, डॉक्टर साहब आपके पास फिर आएंगे। मनोज जी, यहाँ व्यवस्था इस बात की नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की है, व्यवस्था पूरे स्वास्थ्य महकमा की चरमरा जाने की है। अगर मैं आपको पहले ले जाऊं तो जितना दवाई सप्लाई के मामले में भ्रष्टाचार कांग्रेस शासनकाल यानी दिग्विजय सिंह के शासनकाल में हुआ था, कहीं तो मैं नाम भी बता दूं जो डायरेक्टर बनाए गए थे, आज वो टर्मिनेट हैं, उनके ऊपर केस चल रहे हैं, तो उतना शायद भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में वो भ्रष्टाचार सामने नहीं आया। यहाँ पर इस बात का डिस्कशन नहीं हो सकता क्योंकि नहीं देखिए उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम उस पे करेंगे ना। नहीं कांग्रेस भ्रष्टाचार थी, भाजपा मनोज जी को बोलने दीजिए डॉक्टर साहब। सबसे बड़ी चीज ये है कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं एक डॉक्टर के ऊपर ही पूरा थोप देना, ये हमारी अकर्मण्यता है। हम बलि का बकरा बना रहे उसको, हम उस डॉक्टर को उसको बलि का बकरा बना रहे, हम पर्दा डाल रहे हैं अपनी भ्रष्ट व्यवस्था पर, भ्रष्ट व्यवस्था पे पर्दा डाल रहे। क्यों नहीं नैतिक जवाबदारी आपको लेना पड़ेगा, नैतिक जवाबदारी लेना पड़ेगा। राजनीतिक बयान दे रहे हैं? नहीं राजनीतिक बयान नहीं, मैं भी उतना ही। त्रिपाठी जी, और सुनिए, यदि ये नहीं होता तो ये विधानसभा में कह रहे होते आपने किसी को सस्पेंड नहीं किया कर रहे हैं। आप नहीं ऐसे बोलूंगा नहीं, मैं किसी को सस्पेंड नहीं किया आपने। इंटरप्ट मत कीजिए, फिर आप इंटरप्ट मत करें, मेरे को बोलने दे। आप उसका तार्किक नहीं तार्किक आप तर्क तो मैं पूरी रात कर सकता हूँ, आपसे तर्क ही कर रहा हूँ। अभी हमारा समय बहुत कम है, कर रहा हूँ मैं, हमारा समय बहुत कम है। आपको फिर मैं बताना चाहता हूँ कि हम उसको
चश्मा उतार के देखे। आप एक भाषण है, तर्क नहीं नेता भाषण नहीं है, नहीं आपका ये चश्मा नहीं, जो चश्मा आपके पार्टी पहनता है, नहीं तर्क है, आप बीच मत बोले। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि आज ये मानवीय दुर्घटना हुई है, इसको हम राजनीतिक रंग न देकर इसके तह तक जाए। क्यों ऐसा हुआ? अगर भ्रष्ट प्रशासन है या भ्रष्ट तंत्र है, उसको तत्काल उसका एंटीवायरस निकाले। केवल डॉक्टर को निलंबन करके आप इसे पर्दा नहीं डाल सकते, आप उस पूरे तंत्र को देखना पड़ेगा। आप एक डॉक्टर को सस्पेंड कर देंगे, 4 पैरामेडिकों को सस्पेंड कर देंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्या चाहते हैं मनोज जी, किस तरह? हम ये चाहते हैं कि जो दवा सप्लायर चेन है, जो वहां पर, मैं ये कहता हूं कि आज पूरे रूरल एरियाज के लिए एनआरएचएम में अनाप शनाप पैसा है। क्यों हम इस पे अगुवाई? कोतमा में 1 लाख लोग पीछे 5 डॉक्टर्स टोटल, इतनी बड़ी बिल्डिंग्स है वहां पर। मैं कोतमा की और अपने क्षेत्र को विशेष में नहीं बोला जाता। मेरा डॉक्टर लाए मेरा कहने मतलब है कि आप उसे क्यों नहीं सुधारते हैं? मेरी गंभीर आपत्ति है, ये विधायक हैं, ये बताएं इन्होंने लोकायुक्त में कितनी शिकायतें और कितने सैंपल जमा किए हैं जांच के लिए? नहीं, वो मेरा काम नहीं। अच्छा, वो आपका काम नहीं, अभी हमारे ऐसी कोई शिकायत ही नहीं है। हमारी व्यवस्था नहीं। अरे आप बात बीच में बात मत कीजिए, मेरे को बोलने दीजिए। मैं ये कहता हूँ, मेरे को पहले व्यवस्था हमारे यहाँ कोई नकली दवाई का प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। हाँ, विधायक हूँ। आपके जिले में नकली दवाई नहीं है? नहीं, नकली है कि नहीं है तो आपका जांच हो गए। कितनी भी नहीं, हम क्यों, हम सबसे पहले डॉक्टर्स बुलाए वहाँ पर। हम वहाँ पर कोई, आप बीच में बोलते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। डॉक्टर साहब उनको मनोज जी का अपना उत्तर पूरा कर लेंगे। मैं ये नहीं बोलने दीजिए, ऐसे कोई तरीका थोड़ी है। आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मनोज जी उत्तर पूरा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस तंत्र को पूरे जांच की आवश्यकता है। एनआरएचएम में इतना पैसा है, जितने रूरल आपके जितने ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल है, उसमें बेहतरीन से बेहतरीन इक्विपमेंट्स लगाए जा सकते हैं। इस पर क्यों नहीं पहल हो रही है? हम तह तक क्यों नहीं जा रहे हैं? ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमको वॉर फुटिंग में काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इस चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ। चलिए मैं आपके सपोर्ट में कहना चाहता हूँ, आप मैं मान लेता हूँ जागरूक विधायक हैं, आप सैंपल उठा के दीजिए, जांच नहीं हो तो आप बोलिएगा, केवल भाषण मत दीजिए, मदद करिए। अभी जांच की बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? अरे हिम्मत तो नहीं है, क्या हिम्मत नहीं होती? विधायक नहीं बनता, कांग्रेस का मैं, हिम्मत की बात नहीं है। उठा रहे, अरे मैं अभी देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि मैं जो बात कर रहा हूं उसको आप डाइवर्ट कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, तो जांच का सैंपल वहां पर जांच होगा। मैं ये नहीं, आप बीच में मत बोलिए। नहीं, गलत आरोप लगा रहा हूं कि किसी भी तरह का स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह काम नहीं रहा है। रूरल एरियाज में डॉक्टर्स नहीं है आपके, क्यों नहीं है? सुनिए, आप बेवजह की बात कर रहे हैं मेरे। मनोज जी, डॉक्टर साहब आपसे और भी कुछ सवाल हैं, कुछ दर्शक है हमारे साथ। नहीं, हमारे साथ दर्शक है, कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। पन्ना से राजा प्रताप जी, अपना सवाल करें संक्षेप में। त्रिपाठी जी, मैं राजेश जी से कहना चाहता हूँ जी, सिसोदिया जी से, कि जाते जाते हमारे 3 महान भाव बैठे हैं जी, हितेश जी, मनोज जी और माधव सानी जी। जी, आप सवाल करें। सर, मैं सवाल ही कर रहा हूँ कि अगर इन लोगों के, भगवान न करे कभी हो कोई घटना हो जाए वरिष्ठ माता पिता के साथ, तो क्या अभी तक ये सब होता? अभी तक तो सब हटा दिए जाते, लेकिन एक गरीबों के साथ इतनी बहस, इतनी राजनीति क्यों? आखिर कब तक? चलिए राजा जी, आपका सवाल आ गया। हमारे साथ एक और दर्शक हैं खरगोन से, ओंकार जी सवाल करें अपना। लगता है खरगोन से हमारे साथ एक और दर्शक हैं सिलवानी से, विनायक जी, अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से, क्या ये पीड़ितों के लिए 2 लाख रुपए मुआवजा देने से क्या इनका ये जो खाना पूरी हो जाएगी? क्या इसके आगे और कुछ नहीं? सरकार की और कोई जिम्मेदारी नहीं है कि बस सरकार का यही, अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये तो हमारे जो डॉक्टर हैं उनकी गलती है और सरकार की भी गलती। ये 2 लाख रुपए देने से क्या उनकी जिंदगी में वो तो, आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि सरकार एक से एक मुआवजा बढ़ाए, या एक कोई एक ऐसा एक साधन, उनका जो जिंदगी उनकी जो खराब हो गई है उसके लिए कोई व्यवस्था, या तो नौकरी की व्यवस्था करे सरकार, या जो बुजुर्ग हो गए उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी? फिर ठीक है, आपने सवाल किया है, हम डॉक्टर साहब से उत्तर ले लेंगे। राजेश जी, आपसे एक दर्शक ने सवाल किया था, शिवराज जी की जो नेक नियति है उस पर क्या सवाल उठाए जा सकते हैं? और आप कुछ, जब दोनों हमारे अतिथि बहस कर रहे थे तो आप कुछ बोलना चाह रहे थे। जी, मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सारी चीज़ों को
आप समग्रता से देखिए, पुनरावृत्ति ना होना चाहिए। जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान की नीयत का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उनकी नीयत पर कोई शक किया जा सकता है। वो बहुत नेक नीयत इंसान है, संवेदनशील भी है, लेकिन समस्या ये है कि उनकी संवेदनशीलता का जो भाव है, उनका जो उनको उसको भाव को जनता तक पहुंचाने वाला तंत्र है, उसमें वो है नहीं। उसमें दोनों में अंतर है। इनकी नेक नियति है, ये संवेदनशील है, लेकिन इनका जो तंत्र है वो बहुत निर्मम है, बहुत निरंकुश है, अराजकता के शिकार है। वो किसी की कमांड को समझता नहीं है। और दूसरी चीज, जो डॉक्टर्स हैं, ये माधव जी सही बात बोल रहे हैं कि सरकारी डॉक्टर इस समय बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं। अभी जो पिछले 3-4 साल का जो टेन्योर था, वो सबको एकदम इतना जबरदस्त तरीके से प्रताड़ित करके वो किया गया। ये काम क्या है, आदमी का क्वालिटी काम कैसे आएगा, उसमें आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा। लेकिन सरकार की अपनी समस्या भी है कि उसके पास में उतने डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए अब मेडिकल कॉलेज बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन सारी समस्या है कि मध्य प्रदेश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं जितने दूसरे स्टेट्स में हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में हेल्थ कंडीशन ज़्यादा खराब है। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ रूरल एरिया में भी मेडिकल कॉलेज खोलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि महानगरों में जब डॉक्टर आता है पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो फिर उसका भाव खत्म हो जाता है कि वो ग्रामीण क्षेत्र में इतने कठिन रूल हैं राजेश जी, जब तक दिल्ली से ये रूल में सारी चीजें अब देखिए संशोधन नहीं होगा तो नहीं खुल सकते हैं। जो खुले हैं उनकी भी तो मान्यता खतरे में डली हुई है। आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, वो जो MCI ने जो नाम्स बना रखे हैं और उनका पालन नहीं हो तो न जाने क्या होगा। अभी भी जो स्थिति है, देखिए आप समझिए, इस सब के बाद भी बहुत फर्जीवाड़े होते हैं सब जगह पर। मेरा कहने का मतलब ये कि थोड़े वहाँ पर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी देखा जाए। लेकिन समस्या इस बात की है कि आपके रूरल एरिया में मेडिकल सर्विसेज को कैसे पहुंचाया जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। दूसरी चीज़ ये कि उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती। तीसरी चीज़ ये बात ही बात में निकली थी, शायद हितेश वाजपेयी जी भी इस बात से सहमत होंगे और डॉक्टर माधव साहनी भी, कि जब से ये यहाँ पर जो टेक्नोक्रेट का काम, ये बेसिकली टेक्नोक्रेट का डिपार्टमेंट, टेक्नोक्रेट का काम है, वो उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। और उस काम में एक तो जो हर जगह IAS को बिठाने की जो प्रवृत्ति सरकारों में चल पड़ी है, ये बहुत खराब चीज़ है। इससे हर जगह मतलब PS होना तो राजेश जी, इसकी शुरुआत तो दिव्य सिंह जी के समय से हुई थी। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ, आज बीजेपी की नहीं है, ये तो कांग्रेस शासनकाल से है। ये कह रहा हूँ, तो किसने कहा था बीजेपी को कि इसको कंटिन्यू करो? किसने कहा आपको? आप करिए ना, उसको सुधार चेंज करिए। आप डायरेक्टर हेल्थ के पहले, डायरेक्टर हेल्थ बहुत बड़ी चीज हुआ करता था, लेकिन उसको आप ज्यादा से ज्यादा, कई बार डायरेक्टर हेल्थ में एक चीज आती है कि उसको मैनेजमेंटल स्किल नहीं है, तो आप मैनेजमेंट की स्किल सिखाइए, उसका ट्रेनिंग कोर्स कराइए, एडमिनिस्ट्रेटिव उसका करवा दीजिए। क्या क्या करवाएंगे? 10 साल तो पढ़ के आया, फिर उसके बाद आप मैनेजमेंट स्किल करवाएंगे। देखिए, मैनेजमेंट, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट का एक अलग हिस्सा होता है। लेकिन चक्कर क्या है कि जो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में जो सारी चीजें देने की जो प्रवृत्ति पनप गई है, वो सोचते हैं हम तो मास्टर ऑफ ऑल हैं और हर चीज वही करेंगे, डॉक्टरी भी वही करेंगे, इंजीनियरिंग भी वो करेंगे। अब आप वहाँ पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में देखो तो वो IAS ऑफिसर जो है ना ऐसे एक्ट करते हैं जैसे खुद ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हो। उधर अब इंजीनियरिंग में बाद में बात करेंगे, अभी हेल्थ की बात है, क्योंकि राजेश जी समय हमारे पास कम है। हितेश जी से कुछ दर्शकों ने सवाल किया है। हितेश जी, कुछ सवाल ये आ रहा है कि जो मुआवजा दिया गया है वो बहुत कम है, पहली बात। दूसरी बात, जो राजेश जी ने भी उठाया, मनोज जी भी, विधायक जी भी उठा रहे हैं कि व्यवस्था में गड़बड़ी है। क्या आप उस चैन को भी ढूंढेंगे, उस चैन को भी निकालेंगे जिन्होंने दवाई सप्लाई की है? ये आप भी मानते हैं कि दवाई सप्लाई के मामले में बहुत भ्रष्टाचार होता है, कब रुक पाएगा ये? देखिए त्रिपाठी जी, एक बात बिल्कुल तय है कि ये मैन मेड कैलामिटी है, यानी कि ये एक ऐसी दुर्घटना है जिसमें कोई ना कोई आदमी शामिल है। वो दवा सप्लायर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, वो पैरामेडिक स्टाफ हो सकता है, किसी की गलती तो है जिसकी वजह से ये लोग अफेक्ट हुए हैं। और टीम लीडर को सस्पेंड करना इस बात का द्योतक नहीं है कि चार्जेस फिक्स हो गए हैं, ये भी मैं बहुत स्पष्ट कर दूं। ये एक प्रशासनिक प्रक्रिया होती है, हम सब लोग इसको जो प्रशासन में काम किए इसको जानते हैं। सजा नहीं होती है, निलंबन सजा नहीं होती। दूसरी बात, इस दौरान आपने जो विषय बताया, सैंपल सब जांच के लिए गए हैं और भी वहां पर जांच दल जो टेक्नोक्रेट, क्योंकि जांच टेक्नोक्रेट्स को ही करनी है, वो करके अपनी जो बिंदु है प्रस्तुत करेंगे, उसके आधार पर अधिकारी निर्णय लेंगे। वो विषय आगे जांच में किस प्रकार से जाना है वो एक रिड्रेसल सिस्टम रहेगा। दूसरा, जो मरीजों के हित की, हाँ आपने जो बात कही है उसमें 2 बिंदुओं पर काम हो रहा है। एक जो एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट जिसको बोलते हैं वो तुरंत स्वीकृत किया गया है। साथ साथ 5-7 मरीज ऐसे हैं जिनकी, ऐसा लग रहा है, विशेषज्ञों का कहना है उसमें से कि जिनकी रोशनी वापस नहीं आ पाएगी, एक आंख की जो अफेक्टेड है।
और बाकी की लेकिन आ जाएगी। तो इसलिए उनका इलाज बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में हो, इसके लिए एम्स और बड़े इंस्टीट्यूट दोनों काम कर रहे हैं और हम लगातार उस पर काम करते हुए सफलता भी पाएंगे और इस पूरी कैजुअलिटी को मिनिमाइज करेंगे। और इसमें इस कैंप के दौरान जो त्रुटियां सामने आई है उसको लेकर मुझे लगता है हेल्थ विभाग को बैठना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग के साथ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यदि कैंप के डॉक्टर लिख के देंगे हमको दवा ये चाहिए तो वो दवा वो मिलेगी, दवा बदली जाएगी। यदि कैंप के डॉक्टर बोलेंगे हमको ऑपरेशन थिएटर ऐसा चाहिए तो ही हम ऑपरेशन करेंगे तो वो भी किया जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, लेकिन ऑपरेशन डॉक्टर्स नहीं करना है। और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं वो टारगेट ओरिएंटेड काम करते हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण आपने पैकेज में इस बात को उठाया था। वो एक बड़ा दबाव होता है। मेरी भी ये राय है कि टारगेट ओरिएंटेड जो अप्रोच है, चाहे वो नसबंदी को लेकर हो या और दूसरे शिविरों को लेकर हो, खासतौर पर सर्जरीज के मामले में, मुझे लगता है स्वास्थ्य विभाग को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उसकी बजाय हम लगातार साल भर काम करें, क्योंकि अब तकनीक बेहतर हो गई है। तो अब हमें सितंबर का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जब बारिश खत्म होती है तो हम 3-4 महीने में अपनी सारी सर्जरी का टारगेट साल भर का पूरा करें। तो मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार जरूर। लोगों का मानना है कि ठंड के समय सर्जरी करवाते हैं तो इन्फेक्शन रेट कम होता है, क्योंकि बहुत अच्छी दवाइयां आ गई हैं और हम एक मॉडर्न तो मुद्दा अलग है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं, जो बातें निकल के सामने आ रही कि टेक्नोक्रेट होने चाहिए क्या कम से कम आपके विभाग में, जहां ब्यूरोक्रेट के हाथ में नहीं देना चाहिए? इसके दोनों उदाहरण हैं। आपने जैसे दिग्विजय सिंह कार्यकाल की बात करी, उस समय 11 लोगों को उठाकर डायरेक्ट सीएमएचओ कैबिनेट निर्णय करके बनाया गया। क्यों बनाया गया वो सब आप लोगों ने खूब लिखा है और हमने पढ़ा भी है, और उनका क्या आचरण रहा है, भोगा भी है आपने। 11 लोग आप सोचिए अब जाके मुक्त हुए, आपने भुगता भी है जी। अब जाके मुक्त हुए हैं उन 11 लोगों से, क्योंकि उन 11 को बीच में नहीं हटाया जा सकता था। तो अब वो 11 लोगों की जो खेप थी उसने टेक्नोक्रेट्स का जो एक चरित्र होता है वो बहुत ठीक प्रस्तुत नहीं किया डायरेक्टरेट में। इससे ब्यूरोक्रेट को मौका मिला और ब्यूरोक्रेट ने सरकार के सामने इस विषय को रखा कि हम बेहतर लोग हैं, हमें कमान दीजिए। तब इस प्रकार के निर्णय हुए थे। मुझे लगता है अब तो सुधर गया है ना। एग्जैक्टली, उस पर फिर टेक्नोक्रेट के हाथ में दे उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ। चलिए हम एक बार मनोज जी के पास चलेंगे, लेकिन हसानी जी से पूछ लेते हैं। हसानी जी, आपके सिविल सर्जन को सस्पेंड कर दिया गया है, आप चिकित्सक संघ के महासचिव हैं, आगे संक्षेप में जानना चाहेंगे आपका अगला कदम क्या होगा? त्रिपाठी जी, मेरा अगला कदम तो मैं भी नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि पिछले 3 साल में जो विभाग में जो छवि बनाई गई है सस्पेंड करने की और उससे अच्छा काम होता है, तो मेरा सरकार से आग्रह है कि सभी विभागों में इस तरह के अधिकारी नियुक्त करे और सभी विभागों के कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस तरह से निलंबित किया जाए, जिससे कि जनता की सुविधाएं, जनता को जो सुविधाएं हैं, जनता को जो आकांक्षाएं हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। और मुझे लगता है विभाग ने पिछले 3 साल में ये अपनी उपलब्धि हासिल की है। माननीय मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं और उनकी संवेदनशीलता का फायदा उठाना चाहूंगा। भाई हितेश से निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश के शासकीय चिकित्सकों का एक सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी के साये में करवाएं और उन्हें एक बार अपने दिल की बात कहने का मौका दें, जिससे उन्हें भी मालूम पड़े कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। 15,000 डॉक्टरों के बजाय हम 3,000 डॉक्टरों से कैसे पूरे प्रदेश का काम करा रहे हैं। मेडिकल कॉलेजों की बिल्डिंगें बन जाएंगी, लेकिन पढ़ाने के लिए प्रोफेसर कहाँ से आएंगे? ये सब चीज़ों पे हमको समग्र रूप से विचार करना पड़ेगा। और यदि मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता की हम दुहाई देते हैं तो मैं उस मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा, मंच नहीं, स्वराज चैनल के माध्यम से। 1-2 साथी नहीं, लगभग पिछले 3 वर्ष में 700 कर्मचारी और अधिकारी निलंबित हुए हैं जी। मैं बिल्कुल एक लाइन कहना चाहता हूँ, कर्मचारी और अधिकारी निलंबित हुए हैं। यदि विभाग की कार्यप्रणाली सुधरी है तो सभी विभागों में इस कार्यप्रणाली को लागू किया जाए, और नहीं तो मुख्यमंत्री जी एक बार समय दें और प्रदेश के चिकित्सकों का सम्मेलन कराएं और उनकी समस्याओं का हसानी जी माफ करेंगे, मेरा समय समाप्त हो रहा। आपने अपना मैसेज दे दिया, हितेश जी तक आ गया। हितेश जी सक्षम है कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचा सके। त्रिपाठी जी, बहुत संक्षेप में। उनकी इस बात में कोई दो मत नहीं है कि इतने चिकित्सक पूरे प्रदेश को संभाल रहे हैं। मेरा बस चले तो मैं विक्रम अवार्ड बंद करवा के इन सबको अवार्ड देना शुरू कर दूं, इसमें कोई दो मत नहीं। अरे आपकी सरकार है, आपका बस कैसे नहीं है? लेकिन आदमी की, मनुष्य की जान की कीमत
मुझे लगता है उसको लगाया नहीं जा सकता, उसकी अपंगता को नहीं लगाया जा सकता है। उसके प्रति संवेदनशीलता हम चिकित्सक हो या ना हो, हमें रखना ही पड़ेगी। चलिए विधायक जी, कल विधानसभा में आपकी क्या कार्रवाई होगी इस मुद्दे को लेकर के? ये तो विधायक दल की बैठक में कल निर्णय होगा, शाम को भी है, सुबह भी है। कल विधानसभा है? कल विधानसभा है ना। कुल मिला के देखिए, सकारात्मक विपक्ष जी अत्यंत आवश्यक है प्रजातंत्र के लिए जी। और हम किसी भी दुर्घटना के ऊपर राजनीति नहीं करना चाहते, उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहते हैं। हमारा तो मकसद ये है, हमारा तो केवल लक्ष्य ये है कि हम उसके तह तक जाएं, उसके निचले से क्यों ये सिस्टम कोलैप्स किया जी। समय समाप्त। ये जो मरे संक्षेप में, ये जो आंख गई लोगों की, तो ये दिस इज फेलियर ऑफ ए सिस्टम। ये सिस्टम कोलैप्स हुआ। हम इसलिए नहीं बोल रहे कि ये चोर है, कि ये बदमाश है, ये चोर है, ये कुछ है। हमको इस बात को तय करना है कि आखिर ये सिस्टम क्यों। हम सिर्फ एक डॉक्टर को सस्पेंड करके या उनको 2 लाख रुपया मुआवजा देके इस सिस्टम में कोई सुधार नहीं ला रहे हैं। हमको कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और कड़े निर्णय लेने के बाद इसकी पुनरावृत्ति रुकेगी। जी बिल्कुल सही बात है। मनोज जी, आपने हमारे साथ, राजेश जी हमारा समय समाप्त हो गया, इसलिए हम आज आपकी आखिरी टिप्पणी नहीं ले पा रहे हैं। मनोज जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हितेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश सिरोठिया जी, आपकी टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हसानी जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, आपने बताया नहीं अगला कदम क्या होगा, लेकिन कल परसों हम लोग खुद पता कर लेंगे कि क्या है आपका अगला कदम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की बड़वानी नेत्रकांड और घोर सरकारी लापरवाही की, जिसकी वजह से 40 लोगों की जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा गया। मगर हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी कोई जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने तक को तैयार नहीं है। एक तरफ सरकार सर्जन और नेत्र विशेषज्ञ को निलंबित कर अपनी जिम्मेदारी से इतिशी करते नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ सस्पेंड किए गए चिकित्सक जर्जर ओटी और सरकारी सिस्टम के लचर रवैये को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो वहीं अब जांच एजेंसियां अमानक दवा को ही ऑपरेशन असफल होने और 40 लोगों की रोशनी छीनने की मुख्य वजह बता रही। वजह कुछ भी रही हो, मगर कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर बड़ी गड़बड़ी जरूर हुई है। और अगर गलती हुई तो कोई न कोई गुनाहगार भी जरूर होगा। लिहाजा दोषारोपण के बजाय जरूरत है सरकार सख्त कदम उठाए और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करे। जरूरत तो आज मरीजों के मर्ज के इलाज से पहले संक्रमित स्वास्थ्य व्यवस्था के इलाज की भी है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है मुनाफे की लालच में अमानक दवाओं को हरी झंडी देने वाले अधिकारियों की दूषित मानसिकता का इलाज किया जाए, ताकि फिर कभी संक्रमित दवाएं किसी भी मरीज के लिए सूर्य ग्रहण का सबब न बने। ऐसे में बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर सुशासन का दावा करने वाली प्रदेश सरकार और उसके संवेदनशील माने जाने वाले मुखिया से सूबे की जनता के साथ साथ स्वराज एक्सप्रेस की यही गुजारिश है कि बेदम हुए बीमार दवा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो, सफा क्यों नहीं देते, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे, मुंसिफ हो तो अब हंस उठ क्यों नहीं देते। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय CXCT। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना केंद्र राज्य शासन के शासकीय अर्ध शासकीय सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% छूट। पहले आओ पहले पाओ। आवंटन स्वेच्छाधार पर 24 घंटे में होगा आवंटन। छत्तीसगढ़ शासन का जनहित में निर्णय, हमारा प्रयास सबके लिए आवास। तिल देखो ताड़ देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मंडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारह सिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो,
मखनी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। ये घर नहीं एक सपना है, जेब में समाए वो अपना है, शहर का दिल है कहता है जो भी यहाँ पर रहता है। लीला डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं लीला अतुल्यम, अ होम विद अ हार्ट, G+6 towers of 2, 3 and 4 BHK flats, world-class amenities, mind-blowing location, 2 BHK flats at a surprising rate of just ₹30 lakhs. Get your lovable living options in the heart of the city. Leela Atulyam, a home with a heart, near Akriti Eco City, BDA Road, E8 Extension, Salaya, Bhopal. A project by Leela Developers. Plot number 25, Rohit Nagar, Bavadia Kala, E8 Extension, Bhopal. Leela Atulyam.